गुड मॉर्निंग। स्वागत है बेटा आपका 8th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ 5 न्यायपालिका के बारे में। आज हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कार्यों के बारे में, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई। बेटा भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है उसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर सेकंड स्तर पर है उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अपनी राजधानी में जो उच्च न्यायालय बेटा जोधपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थित है। फिर इससे निचले स्तर पर जिला न्यायालय, सभी राज्यों में जितने जिले होते हैं वहां पर जिला न्यायालय की स्थापना होती है। कानूनों की समझ चैप्टर में हमने कानूनों के बारे में पढ़ा था। भारत में कानून का शासन है, अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। कानूनों के सामने सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। आज हम बेटा न्यायपालिका के कार्य, भूमिका और शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो न्यायपालिका का जो कार्य है, सबसे पहले विवादों का निपटारा करना। कई बार अखबार में अपन खबर पढ़ते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने नदियों का जो जल विवाद था उसका संटारा किया। कभी हम सुनते हैं कि शिक्षक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मारपीट नहीं कर सकते। कई बार ये न्यूज आती है कि विद्यार्थियों के लिए दुग्ध योजना शुरू की गई है। तो इसमें सब में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो विवादों का निपटारा, जो न्यायपालिका है दो राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य और राज्य या व्यक्ति के मध्य जो विवाद होते हैं उन विवादों का सुलटारा करती है। उन विवादों को इस प्रकार हमारी न्यायपालिका दो राज्यों या केंद्र सरकार के बीच विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, या राज्य या व्यक्ति के मध्य विवाद हो, इन्हें सुलटाने का कार्य करती है, इन विवादों का समाधान करती है। जो सेकंड कार्य न्यायिक समीक्षा करना। हमारे संविधान में सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कार्य बताए हैं। फिर भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो संविधान है उसकी अवहेलना अगर सरकार के किसी अंग द्वारा की जाती है, संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधियों के द्वारा संविधान की अवहेलना होती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उन नियमों या कानूनों को निरस्त करती है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन भी अपन कह सकते हैं। तीसरा कार्य है कानून की रक्षा करना। जो हमारी न्यायपालिका है संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है। संविधान की रक्षा करने की, कानूनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की को दी गई है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का कार्य भी न्यायपालिका को दिया गया है। नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल अपने कक्षा 7 में अपन एक चैप्टर में पढ़ा था कि जिसमें जो गरीब किसान है उसका स्वास्थ्य खराब होता है, वह ट्रेन से नीचे गिरने वाली घटना आपको याद है बेटा, जिसे कक्षा 7 में पढ़ा था अपन ने, लेकिन उसका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जीवन की रक्षा के अधिकार के तहत हाशिम शेख का इलाज जो न्यायपालिका है राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि हाशिम शेख का इलाज करवाया जाए और उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, उसे मुआवजा दिया जाए। तो हमारी न्यायपालिका कई बार ऐसे जनहित से संबंधित जुड़े मुद्दे भी उठाती है जनहित याचिका के माध्यम से। अनुच्छेद 21 बेटा जीवन की रक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को भी इसी में जोड़ दिया गया है अनुच्छेद 21 में ए जोड़ करके 86 की संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसमें जो 14 वर्ष तक के बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो हमारी न्यायपालिका की भूमिका ये कार्य जो है, पहला विवादों का निपटारा करना, दूसरा न्यायिक समीक्षा करना, तीसरा कानूनों की रक्षा करना, चौथा मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। अब बेटा प्रश्न आपके मन में भी ये उठ रहा होगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो
इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक ताकतवर नेता है, शक्तिशाली नेता है, आपका पड़ोसी है, आपके परिवार की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया है। तो अगर आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं तो आप कोर्ट में फैसला भी ले जा सकते हैं। तो फिर जो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो जो वो व्यक्ति है शक्तिशाली न्यायाधीश को उसको पद से हटा सकता है, उसका साथ दे सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम न्यायालय में भी अगर ले जाते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि न्यायाधीश भी नेता की वो हिमायत करता दिखाई देगा, शक्तिशाली नेता की। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायपालिका पर नियंत्रण होने के कारण न्यायाधीश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बेटा जो गरीब वर्ग है शक्तिशाली लोगों से बचाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। ये सिर्फ एक किस्सा है, क्योंकि फिर क्या होगा अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो जो अमीर है ताकतवर लोग हैं वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। हमारी जो न्यायपालिका है विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, और उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा। सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों को बांट दिया गया है। संविधान में इनकी शक्तियां लिखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अंग दूसरे अंग में कोई दखलंदाजी नहीं करता। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नहीं हो, संसद की भूमिका नहीं हो, और इसका भी ध्यान रखा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। अब कोलेजियम व्यवस्था क्या है? कोलेजियम व्यवस्था ये है कि बेटा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के तय करेंगे कि अगला न्यायाधीश कौन बनेगा। इससे क्या होगा? न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, ताकि देश में निवास करने वाले सभी नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके बाद में कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है, अर्थात एकीकृत न्याय व्यवस्था अपने देश में पाई जाती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक यानी संबंध होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था होती है। तो ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है, जैसे राजस्थान में भी अपने 33 जिले हैं, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अपने राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जोधपुर में, मैंने आपको बताया, खंडपीठ जयपुर में है। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। इसलिए भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होता है। उच्च न्यायालय में ऊपर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। जो निम्न न्यायालय उनके खिलाफ याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले न्यायालय उनके निर्णयों के खिलाफ अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।